2021, year of uncertainties, year of struggle, and also year of hope. I'm sure in this 1 year, you must have witnessed several soul-stirring stories around you. Many of us lost our loved ones, several lost their livelihood. There were many whose lives were changed forever by this pandemic. And amidst this chaos, there were few people around us who refused to bow down to the tough circumstances, who decided not just to put up a fight for themselves, but also to stand up for those who needed them. They showed compassion and strength in the toughest of times. Our reporters from all corners of India bring you stories of 6 exceptional Indians who are just like you and me. But what they did or even continue to do is worth a salute. The show with the story of COVID warriors from the national capital. None of us can forget the chilling visuals and images of India's crematoriums and burial grounds during the second wave, where grieving families were forced to wait for hours, sometimes even days, to bid their loved ones the final goodbye. There were several who did not even get a dignified farewell. They were abandoned by their families due to stigma and fear. During that time, Jitendra Singh Shanti and his team of ambulance drivers took upon themselves to cremate the abandoned bodies free of cost. And one of them passed away while on duty. पहले पैंडेमिक में 1366 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने कैरी की और 2500 से ज़्यादा पेशेंट। उसे करते हुए हम सब पॉजिटिव भी हुए, सीरियस भी हुए, एक ड्राइवर की हमारे डेथ भी हो गई। और इसके बाद दूसरा मंजर आ गया, जो कि बहुत खतरनाक था। इस बार भी लोगों ने हमें बहुत मना किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और 2800 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने एक महीने के अंदर क्रिमेट की। सीमापुरी, अकेले एक सीमापुरी शमशान घाट में मेरे ड्राइवर्स, मेरे बच्चे, जिन्होंने बहुत काम किया इसमें। मतलब हमारा एक एक ड्राइवर 30-40 बॉडी तक लेके आता था उठा के, और मैं खुद जाता था घरों से डेड बॉडी उठाने के लिए। वो बॉडी जो 3-3, 4-4 दिन से घरों में पड़ी थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। और जहां एक तरफ हम लोग पॉजिटिव काम कर रहे थे, वहीं हम दूसरी तरफ हमने बहुत जलालत भी देखी। वो ये जलालत थी कि कई लोगों ने अपने माता पिता को तो हाथ लगाया ही नहीं, साफ कह देते कि शंटी जी आप ले जाइए, हमको डर लगता है। या कईयों ने कहा कि हमारा बड़ा भाई तो आया ही नहीं जी, मकान उसके नाम है, वही करेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हम डेड बॉडी लेके चलते थे तो कई लोग कहते थे डेड बॉडी एक मिनट रोक लीजिए, दर्शन करने हैं। और दर्शन के बहाने किसी ने अंगूठी उतार ली पिता की हीरे की, किसी ने माँ की बालियाँ उतार ली, किसी ने अंगूठे लगवा लिए कागजों पे, जेब से चाबियाँ निकाल ली। मतलब अलग अलग उन्होंने जो कर्म किए हैं ना जी, उसे देख के मुझे गुरबानी का वो श्लोक याद आता है कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरे तो ऐसा हुआ कि पहली बार मैं पॉजिटिव हुआ, बच्चे भी हुए, लेकिन दूसरी बार मैं नहीं हुआ, बच्चे सारे हो गए मेरे घर पे। तो मुझे ईश्वर ने शक्ति दी और मैंने मन बना लिया कि मैंने कहा अगर मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर मैं घर गया तो मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगा। और मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ तो शमशान घाट पे काम कौन करेगा। तो मैंने फिर मन बना के अपनी एम्बुलेंस में ही 22 दिन 22 डेज या तो शमशान में सोता था, यहाँ अपनी पार्किंग में आके सो जाता था। मैं घर नहीं जाता था। मेरे ड्राइवर्स भी 5-5 दिन, 6-6 दिन, हफ्ता घर नहीं जाते थे, यहीं पर नहा धो लेते थे। गर्मी बहुत ज़्यादा सी, भयंकर गर्मी थी और इतना बुरा आलम था कि हमारे ड्राइवरों को पानी नहीं पिलाता था जी। रास्ते में अगर एम्बुलेंस रोक दी किसी होटल या ढाबे को, दुकान को देख के, तो वो लोग शटर गिरा देते थे कि कोविड वाले आ गए हैं, पीपी किट पहन के। और कई बार मेरे साथ खुद हुआ कि हम लाश उतार रहे हैं ऊपर 3-4 महल्ले से, पीपी किट में बहुत पसीना आता है जी। और वो महीना भी ऐसा था, वो पसीने का, अप्रैल का महीना। मैं खुद बेहोश हो गया 1-2 बार, तो पानी नहीं मिलता था पीने को। लेकिन पता नहीं ईश्वर ने शक्ति दी थी, इससे बोलता हुआ है, चमत्कार था ये। दैट वाज मिरेकल कि हम घर में कभी 10 किलो की बाल्टी नहीं उठाए हैं, और मैं 80-80 किलो लकड़ी दिन में 50 बार उठाता था।
Jitendra Singh Shanti and his team of ambulance drivers have cremated more than 4,200 dead bodies, which were abandoned by their families due to the fear and stigma related to COVID-19, right from 2020, first wave of COVID, to 2021, the second wave of COVID. During this process, his team, his family members also contracted the infection, and one of his ambulance driver also died, but that did not deter him from performing his duty and cremating all those dead bodies which were abandoned in the hospitals and in the houses. With video journalist Satyendra Jha, Ayushman for Mirror Now. Mumbai's Dharavi, Asia's largest slum, was also one of the COVID hotspots during both the first and second waves. Rendered jobless, survival was at stake for the daily wagers who form 80% of the population here. Prashant Vatkar, a member of IAHV Art of Living NGO, stepped in as a savior. He distributed ration kits, tabs to children for online education, and also got vaccinated close to 10,000 people. Disha Shah brings us this report. In the year 2020, the coronavirus pandemic hit the country at large, and the financial capital, Mumbai, became the epicenter of that disease. And within Mumbai, we saw Asia's largest slum, Dharavi, becoming the hotspot of coronavirus. Dharavi, which is known as a densely populated area, as you can see, with 80% of the population being the daily wage earners. So when lockdown was announced, everyone, including the people who earn on a daily basis, were at home. So their survival was at stake. Many times they thought whether they'll actually have a food at home or not, whether they will sleep hungry or not. And during such time, what we understand that there was one such NGO, IAVH, Art of Living, which really helped the people here in Dharavi, from distributing food to distributing tabs to the children for education. This particular NGO has done it all. And if you talk about one such person called Prashant Vatkar, who left his ailing 80-year-old mother at home to serve the people here in Dharavi. 2020 मार्च लास्ट वीक को ये कोविड का लहर फर्स्ट शुरू हुआ और अप्रैल फर्स्ट वीक को हमने अपना काम शुरू किया। IHP की तरफ से मुझे फ़ोन आया, हमारी संस्था की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग, और फिर हमारे 100 वॉलंटियर की टीम हमने रेडी की पहले तो, और उसके बाद हमने शुरू किया। धीरे धीरे काम जैसे करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हमको लोगों की प्रॉब्लम समझ में आने लगे, तो उस हिसाब से हमने अपना पूरा प्लानिंग किया। तो हमने फर्स्ट लहर से लेकर सेकेंड लहर तक अभी तक धारावी के 1 लाख लोगों को हमने परिवारों को भोजन पहुंचाने का काम किया। उसी दरमियान हमको ऐसे फील हुआ कि अभी भोजन की व्यवस्था तो हो रही है, अच्छे से हो रही है। फर्स्ट लहर में भी हुई, सेकेंड लहर में भी चालू है, अभी भी चालू है। हमको लगा बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, बच्चों के पास कुछ ऑप्शन नहीं, टीवी। तो हमने लगभग 1400 बच्चों को 700 रुपीज़ का एक टॉयज किट भी प्रोवाइड किया उसी दरमियान। फिर हमें लगा कि अब ये कुछ ऐसे माइग्रेंट वर्कर भी धारावी में रहते हैं जो खाना नहीं बना सकते, उनको हम ड्राई फ्रूट देके कोई मतलब नहीं, तो अब क्या करें। तो उस समय हमने अपना एक कम्युनिटी किचन शुरू किया, तो वहाँ से हमने खाना देना शुरू किया। तो वहाँ लगभग हमने 8 महीने ये जारी रखा, ये पूरा भोजन रेडी फूड देना। तो उसमें लगभग 4.5-5 लाख लोगों तक हमने ये भोजन 8 महीने तक कंटिन्यूसली माइग्रेंट वर्कर तक पहुँचाया। फिर हमें लगा कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन धारावी में ऐसी सिचुएशन है कि लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन कोई साधन नहीं था, इंटरनेट नहीं है, टैब्स नहीं है, स्टडी टैब। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने, IHP ने फिर एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम लोग एक 10,000 रुपए के कुछ टैब्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1000 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया। हमारे जो आदित्य ठाकरे जी है और हमारे किरण दिघावकर जी जो जी नॉर्थ के BMC के हैं, तो उनके साथ हमने एक डाटा उनसे मांगा कि हमें बताइए कि एक्चुअली आपके BMC स्कूल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में कुछ बच्चे थोड़े रीच है, थोड़े फाइनेंशियली ठीक ठाक है, लेकिन BMC बच्चों की बहुत हालत ख़राब है। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन हमने और कुछ ऑफलाइन हम लोग ने मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया। तो उसमें 10,000 लोगों को हमने लगभग 2 साल में कवर किया। तो इस तरीके से हमने ये सारे काम किए।
We bring you the story of yet another hero who chose to put humanity first amid uncertain times. Charanjit Malhotra, a businessman from Delhi's Karol Bagh area, served those who were desperately seeking help. He fed nearly 8,000 people daily in his locality, turned his private vehicles into ambulances, transported COVID patients to hospitals and COVID deceased to the crematoriums. And he did all this without charging a single penny. Alok Singh brings us this report. दोनों लोग परिवार के सदस्य जो है फादर सन और डॉटर तीनों लोग जुड़ करके इस तरीके से सेवा कर रहे थे लोगों की। हमारा पूरा परिवार ही लगा था क्योंकि जरूरत थी। अगर आप अगर इंसानियत है, अगर आपने ऐसी देश में आपदा आती है, अगर आप ये नहीं करते तो ऊपर वाला भी आपसे खुश नहीं होगा। आप लोगों को कोविड का कहीं डर नहीं लगा उस टाइम पे, क्योंकि कई सारे लोगों की डेथ हो रही थी और कई इतनी ज्यादा आप लोग अंदर घुस करके, क्योंकि आपने बताया कि आप जाकर के शवों को जलाते थे, खुद शमशान घाट पे रहते थे, बेटा आपका सब कोऑर्डिनेट करवाता था, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो आप लोग के शवों को पहुंचा देते थे, तो कहीं डर नहीं लगता था आपको? शुरुआत में डर लगता था जब कोविड का पहला फेज स्टार्ट हुआ, जब देखा डेथ्स हो रही है और जिस हिसाब से कोविड फैल रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, तो हमने रोका। जी, हमने फादर को रोका कि आप इस सेवा को करने में अपनी जान को जोखिम में ना डालें। पर उनका जज्बा देख के जिस हिसाब से वो गए, बॉडीज़ की क्रिमेशन करी और देखा उन बहुत लोगों की मदद हो रही है, तो हम भी उसमें जुड़ गए और हम भी करते रहे और हमारे में एक अलग कॉन्फिडेंस और अलग एनर्जी आई। वो अराउंड 16 ईयर्स की है। 16 ईयर्स जी। जी। आप बच्चों का जो जज्बा था, आपके दोनों बच्चों का जज्बा जो था, वो उसको देख करके क्या कहेंगे आपके साथ? देखिए, मैं थोड़ा भावुक हो गया। ये दर्द देखी नहीं गई उस टाइम, बाकी दर्द थी। सच्ची भावुक हो गया। मैं समझ सकता हूँ, आप बात करें तो ये स्थिति है। सो आपके फादर जो है काफी भावुक हो रहे हैं क्योंकि वो समय को याद कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के शव। आपने किस तरीके से अपना, अगर आप कहें तो कोई ऐसा टाइम आपका रहा उस टाइम पे जो आपको लगा हो कि कितनी बड़ी चीज हो रही है या क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है? एक ऐसा दिन था सेकंड फेज का, कोविड का जो सेकंड वेव थी, जिसके अंदर मैं शमशान घाट को फुल हाउस, इतनी बॉडीज मैंने जब देखी, 30 से 40 बॉडीज हमारी पड़ी हुई थी कि हमारे संस्कार होना है वहाँ पे बॉडीज का। जब 40 बॉडीज मैंने देखी तो मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया था, पर उस बॉडीज को निभाया, उनका अंतिम संस्कार निभाया। उस दिन से काफ़ी हम भावुक थे उस दिन, लेकिन उस दिन के बाद जो एनर्जी भी आई हमें, हम करते चले गए सेवा, रुके नहीं। घाट पे सर सबसे ज्यादा आप लोगों ने शवों को कराया? शमशान घाट जहाँ से भी बोल देते थे हम लोग, पचकुया रोड और इंदरपुरी, कुछ जहाँ से भी कॉल आती थी, कई लोग बताते रोहिणी आना है, क्योंकि उस टाइम शमशान ही था। देखा मैं, जहाँ से बोला, जहाँ जिसको जरूरत सहूलत लगती है, क्योंकि एक एम्बुलेंस में 8 डेड बॉडी उठानी पड़ जाती थी, तो जहाँ सहूलत मिलती थी, जो किसी घर के पास रहता वहाँ संस्कार सेवा कर देते थे। Tears wells up from the eyes of Charanjit Malhotra whenever he recites about his experiences during the time of COVID. He did everything without taking a single money from anyone. In fact, he says that he is ready for the third wave. The threat of third wave is again looming across the country, and he says that he is ready again to serve the people of Delhi. With video journalist Mohammad Amil, I am Alok for Mirror Now. Next up, Mumbai-based businessman Ketan Rawat lended his luxurious vanity vans to Mumbai police to make their jobs a little easier during the pandemic. He lended 22 of his vanity vans to cops deployed across Mumbai free of cost. In fact, this was of a great help to the women cops who were on their toes round the clock and barely had any access to washrooms. Take a look at Shweta's report. Right now, I'm inside the vanity van of Bollywood actress Taapsee Pannu. But do you know, once upon a time, during this year itself, this particular vanity van was made in use with Mumbai police. Yes, you heard it right. Mumbai police force used this vanity van. And the reason behind it is, as Mumbai police worked round the clock, 24/7 for us, there were no shelter for them. And to bring Mumbai police to this van is one person, Ketan Rawat. He is the man behind all this idea where Mumbai police used these kind of vans to rest for some time.
The man is along with us. Sir, thank you very much for giving us your valuable time. Thank you. सर आपसे जानना चाहेंगे ये आइडिया कैसे आया आपको? ये एक तरीके से बहुत ही मुंबई पुलिस को नहीं, ये एक इंसानियत के तौर पे भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम उठाया था आपने कोविड पैंडेमिक के टाइम पर। मुझे आइडिया एक्चुअली जब मैं फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो मैं ऐसे ही मेरा वैन सब रोड पे पार्क था, तो मैं चेक करने गया था कि वैन सब सही सलामत है कि नहीं। तब मैं चेक करने गया तो मुझे एक नाकाबंदी में पुलिस ने रोका, मेरे से पूछा कि क्यों बाहर निकले हो, और उसमें पूछने के लिए जो आए थे वो महिला पुलिस थी। तो ऑन द कंट्री मैंने उनको सवाल पूछा कि मैडम मैं थोड़ा वैन का पार्किंग देखने आया हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे रोड पे इतने धूप में खड़े हो, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो कैसे जाते हैं? तो जो उनका मैंने जवाब सुना तो लिटरली मेरे लिए शॉकिंग था कि उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं जाते वॉशरूम या कम जाते। तो मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है, और हम लोग पानी कम पीते। तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये लोग हमारे लिए 24 आवर्स ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन इतना भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे कि पानी भी कम पीते, जबकि हम लोग ये थियरी में मानते हैं कि एटलीस्ट 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तब मुझे हर्ट हुआ और मैंने तभी सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। तभी मुझे एक एनजीओ से एक फोन आया कि हम लोग मुंबई पुलिस के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो तब मैंने उनको पूछा क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको बिस्लरी पानी देना चाहते हैं, हम लोग उनके लिए टेंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप टेंट मत दो। बोला क्यों? मैं टेंट से खाली उनको छांव मिलेगा, अभी धूप में खड़े, गुड, अच्छा आइडिया है आपका टेंट के लिए, लेकिन उससे बेटर है कुछ दूर तो मैं। तो बोला क्या देंगे आप? बोला मैं वेनिटेन देता हूँ जिसमें वॉशरूम भी रहेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनको वॉशरूम नहीं था, धूप में खड़े थे, खाना खाना है तो भी धूप में खाना खाते थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं वेनिटेन दूंगा, और एक एक वैन के अंदर 3-3 रूम होते हैं मेरे, तो 3 लेडीज के लिए अलग से, जेंट्स के लिए अलग से उनको रूम मिलेगा। उनको अगर यूनिफॉर्म चेंज करना है तो यूनिफॉर्म चेंज कर पाएंगे, उनको अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी जा पाएंगे, क्योंकि महिला पुलिस को वॉशरूम जाने के लिए जहाँ नाकाबंदी है वहां से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वॉशरूम जाने के लिए। तो मैंने उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो तब फर्स्ट टाइम उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर मनोज शर्मा जी, उनको प्रपोजल रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई आदमी वेनिटेन क्यों सप्लाई करे और कितना चार्ज करेंगे, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब मैंने उनको बोला कि सर आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज में दे रहा हूँ। क्योंकि महिला पुलिस ऐसा था, खाली वॉशरूम का प्रॉब्लम नहीं था, जब वो लोग पीरियड में रहते थे तभी भी वो लोग ड्यूटी पे थे, तो बाकी काफी सारी प्रॉब्लम्स थे उनकी। तो जो प्रॉब्लम सोल्व हुई तो वो लोग बहुत खुश थे, और उन्होंने लिटरली मुझे बोला आप हमारे भाई हो। तो मेरे बहुत गर्व की बात हुई कि मुंबई पुलिस हमारे लिए इतना काम करी है, और मैंने उनको कुछ उनकी तकलीफें दूर कर दी, तो इसलिए मैंने किया था ये। While there have been many who emerged as heroes in these trying times, there are so many of us who are still at the receiving end of the pandemic. During the national lockdown last year, newspaper circulation was completely halted for several months. A year after that, till now, the sector has not been able to completely recover from the brunt of the economic slowdown. Hundreds of newspaper vendors and people involved in this business of newspaper production and distribution are staring at an uncertain future. My colleague Mugilan brings us this report. The COVID pandemic has affected all sectors of the economy, especially the informal sector. Paper distribution business, which comes under the informal sector, have seen the brutal hit of this COVID pandemic. The vendors and the people who are in this business say that due to several unfound reasons, the customers have stopped taking the monthly subscription, which has led to the downfall of their business. And they also say with the current circumstances and situation, their future looks bleak. This report finds about the problems faced by the paper distribution vendors. We are joined by one such vendor here in Chennai, Rayapata, Bhupati, who is doing this business for many years now. But he says after the pandemic, the number of subscribers have come down and it has directly affected the business. And we will just ask him about how it has affected his business really. Sir, இப்போ pandemic முன்னாடி நீங்க எவ்வளவு பேப்பர் போட்டிருந்தீங்க, இதுக்கு அப்புறம் இப்போ எவ்வளவு பேப்பர் போடுது, உங்க பிசினஸ் எப்படி இருக்கு? 2200 பேப்பர்ஸ் போட்டுட்டு வந்தோம் சார். இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறம் 1200 1300க்கு மாறிடுச்சு. இதனால் பசங்களுக்கும் கட் பண்ண முடியல, சேலரியும் அதே தான் கொடுக்கணும். பட் ஆனால் எங்களுக்கு இன்கம் கம்மியாயிடுச்சு. இதனால் இதை நம்பி எங்களுக்கு இன்கம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் செலவு வச்சுட்டு இருந்தோம். ஃபேமிலி ரன் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. இப்போது கோவிட்க்கு அப்புறம் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் பரவாயில்ல, பட் ஆஃபீஸ் வாடிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரவே இல்லை எல்லாருமே.
அதனால கொஞ்சம் ட்ராப் தான் எங்களுக்கு. The pandemic disrupted lives around the globe for 2 years, but it also helped many homemakers muster the courage to channel their ideas and passion into a concrete business idea. We bring you the story of Sunanda Yalamanchili, who chose to live her dream of starting a line of organic snacks amidst the most trying times. Neha Hebale gets us this report. The past 2 years have undoubtedly been quite difficult on most of us, on some more than the others. But at a time like this, there are a few individuals who've turned their lives upside down for the better. Well, not just that, they've also impacted the lives of several other people as they've changed theirs for the better. Well, today we're bringing to you the story of Sunanda, a homemaker who's turned a woman entrepreneur today and who's been an inspiration for all the people that she hired. A quick fact here, all the people who are working at her factory today were unemployed during the lockdown. They'd lost their jobs. And today, as they work at the factory with big grins on their faces, we're going to be bringing you her story and their story. We are in Sunanda ji's factory today, and I'm just going to take this straight to her. I'm going to let her do the talking. Sunanda ji, thank you for joining us. And I must ask you, 35 years a homemaker, and today a woman entrepreneur. How did this happen? Really, tell us. All this is because of the pandemic. What has happened has moved me a lot. So what could I do from my side to the society? So that's how I started this AHA Snacks, which is an organic snacks. Okay, so I've, like so many people here, they lost their jobs, they lost their, their husbands lost their jobs. And I could see so many people coming near this gate and asking for job. See, if initially I started with serving snacks in this pandemic, but that I can do for a day or two or a week or two, but not more than that. So then I thought, let me employ them and let me train them first. Once people see our snacks, and they are so happy today, these snacks are being exported to USA, and where we got the very best feedback. And the biggest chains in US, they have the, in their stores also our snacks are displayed. That's lovely. So, if I had to just, before I let you go, ask you in one line, how has your life changed this year? Totally. Totally. All these years, 34 years of my life, I was a homemaker. And today, I'm really able to help some people. Okay, that's how the pandemic turned me to an entrepreneur. And that is a wrap on this show, with a hope that 2022 proves to be a year full of happiness and new beginnings.